भाग 4। सिमी तो बस वैनिटी वैन को देखती ही रह गई। ऊपर नीचे बेड्स लगे हुए थे, साइड में एक छोटा किचन था, यहाँ तक बाथरूम भी थे। एक छोटा दरवाजा जो कि सीधे आरजे के पास ड्राइविंग सीट की तरफ खुलता था। असल में वैनिटी वैन के अंदर पूरा का पूरा एक अच्छा खासा घर बनाकर रखा था। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, मानसा बोली। अच्छा तो है, पर यहाँ घर जैसी शांति कहाँ? घर तो घर ही होता है, मानसा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सिमी ने खिड़कियां खोल ली और बाहर का नजारा देखने लगी। अभी वो बस गुजरात से ही बाहर आए थे, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, यूनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वेन वो छोटा वाला दरवाजा खोल अंदर आरजे के पास आकर बैठ गया। आरजे गाने सुनते हुए ड्राइव कर रही थी। हालांकि उसका मन था कि वो गाए, पर वो अपना दूसरा घर मतलब वैनिटी वैन के शीशे टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए चुप थी। उर्वेन बोला, थक जाओ तब बता देना। वैसे भी अभी तो हम सब ने अपनी नींद पूरी कर ली है, पर फिर भी मैं सो जाता हूँ। क्या पता तुम्हें रात को जरूरत पड़े, तो हम में से किसी को ड्राइविंग के लिए उठना पड़े, तो मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा। आरजे ने वैनिटी वैन की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, रास्ते कभी थकते नहीं जब तक सबको मंजिल तक पहुंचा न दे, और मैं वही रास्ता हूँ जो सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, वो भी बिना थके। आरजे की आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर हमेशा की तरह स्माइल थी। उर्वेन बोला, फिर भी जरूरत पड़ सकती है। इतना कहे उसने सीट को पीछे कर दिया, जिससे वो सीट सीधी हो पूरा बेड बन गई। अगर एक तकिया मिल जाता तो कमाल हो जाता। आरजे मुस्कुराई। उसने डैशबोर्ड पर हाथ रखा, उसे पीछे खींचा तो एक छोटा सा ड्रॉर खुल गया। उसमें से एक छोटा सा क्यूट सा तकिया निकाल उर्वेन की तरफ बढ़ा दिया। उर्वेन ने मुस्कुराते हुए तकिया ले लिया और उसे सिर के नीचे लगा लेट गया। आरजे, तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसलिए हम सब तुम्हारी हर बात मानते हैं। आरजे ने बस एक क्यूट सी स्माइल दी और फिर से वैनिटी वैन की स्पीड बढ़ा दी। उर्वेन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। यूनी किचन से कॉफी बनाकर लेकर आई। सिमी ने खुशी खुशी कॉफी ले ली। यूनी ने सबको कॉफी दे उस छोटे से दरवाजे को खोल अंदर गई और आरजे की तरफ कॉफी बढ़ा दी। आरजे ने मुस्कुराते हुए कॉफी ले ली। यूनी ने उर्वेन की तरफ देखा, ये तो सो गया, ये एक्स्ट्रा कप वेस्ट हो जाएगा, यूनी ने उदास होते हुए कहा। आरजे बोली, कॉफी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आप ही उठ जाएगा। इतना कहे उसने एसी का टेम्परेचर हाई कर दिया, जिससे उर्वेन को ठंड लगने लगी। हम इतनी जल्दी ऋषिकेश पहुंच गए। उर्वेन ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ मलते हुए खड़ा हो गया। यूनी ने मुस्कुराते हुए कॉफी उसके सामने कर दी। कॉफी! उर्वेन ने मुस्कुराते हुए कॉफी ले ली। अचानक से ठंड बढ़ गई है ना, मैं खिड़की खोलकर देखता हूँ बाहर का मौसम कैसा है, उर्वेन ने ठंड से ठिठुरते हुए कहा। यूनी हंसने लगी। सबका ध्यान यूनी की तरफ चला गया। आरजे ने एसी का टेम्परेचर कम किया। ऋषिकेश अभी बहुत दूर है, अभी कॉफी पियो आराम से। उर्वेन मुस्कुरा दिया और आराम से कॉफी पीने लगा। यूनी ने दरवाजा बंद किया और वापस सबके पास अंदर आ गई। सिमी ने हैरानी से सबकी तरफ देखा। तुम सब इसी तरह हंसते रहते हो? अर्क बोला। दुखी होने की कोई वजह ही नहीं छोड़ी आरजे ने। अब तुम भी उदास होना भूल जाओ। आरजे लाइफ में जो भी आता है चेहरे पर मुस्कुराहट ही लेकर जाता है, और तुम तो आरजे लाइफ का हिस्सा बन चुकी हो। दुखी होने की सब वजहें खत्म करनी होंगी तुम्हें, मानसा बोली। आरजे कहती है, दुखी होने के लिए 1000 वजहें मिल जाएंगी, पर खुश होने के लिए हमें वजहें ढूंढनी पड़ती हैं, और हम वो वजहें ढूंढ अपने पास हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। तभी तो हम दूसरों को खुशियां दे पाते हैं। सिमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरजे लाइफ की टीम लोगों की लाइफ में खुशियां भरने ऋषिकेश के लिए निकल पड़ी थी। दूसरी तरफ समय और आर्यन ऋषिकेश पहुंच गए थे। आर्यन ऋषिकेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख और वहां के लोगों को देख मन ही मन उछल रहा था। हालांकि ये आर्यन का 5वां केस था। उसके पहले के 4 केसेस उसने बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल किए थे, पर यहाँ बात अलग थी। ये केस भी बाकी केसेस से अलग था, और आर्यन को ये केस द ग्रेट डिटेक्टिव समय के साथ सॉल्व करना था, तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि उसने अपने सीनियर से समय की अच्छी खासी तारीफ सुनी थी, इसलिए उसे समय से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था।
एक टैक्सी के साथ एक टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट के बाहर एक बोर्ड लेकर खड़ा था जिस पर समय और आर्यन का नाम लिखा हुआ था। समय उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। आर्यन भी दौड़ते हुए उसके पीछे आया। उस टैक्सी ड्राइवर ने समय और आर्यन की तरफ देखा। समय और आर्यन सर। आर्यन, यस हम ही हैं। समय ने अपनी घड़ी देखी। सिर्फ आधे घंटे में मुझे किसी भी हालत में रिसोर्ट पहुंचना है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया। साहब ने जैसा आपके बारे में बताया था आप बिल्कुल वैसे हैं, बार बार घड़ी देखने वाले, टाइम टाइम का राग अलापने वाले। सही कहा था साहब ने आपके बारे में। आर्यन हंस दिया। समय ने आर्यन और टैक्सी ड्राइवर को घूरा और टैक्सी में बैठ गया। आर्यन भी अपनी हंसी रोक टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी डिवाइन रिसोर्ट की तरफ घुमा ली। टैक्सी ड्राइवर ने समय को उसके बताए टाइम से 10 मिनट पहले ही रिसोर्ट पहुंचा दिया। टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब टाइम से पहुंच गए ना? समय ने घड़ी देखी। गुड, हम 10 मिनट पहले पहुंच गए। समय ने उसे उसके काम से खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे दिए। मुझे टाइम से काम करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। मुझे अपना नंबर दो, अगर फिर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ही कॉल करूंगा। टैक्सी ड्राइवर ने खुश होकर अपना नंबर दिया। धन्यवाद साहब। समय और आर्यन बाहर आए। उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी पीछे कर घुमा ली और वो वहां से चला गया। समय ने रिसोर्ट की तरफ देखकर कहा, मेरे लिए ठीक है। आर्यन को वो रिसोर्ट काफी पसंद आया था। सर ठीक नहीं, कमाल है ये तो, आर्यन ने खुश होते हुए कहा। समय ने उसे फिर घूरा। सिर्फ काम की बात करने के लिए मेरे सामने मुंह खोला करो। आर्यन का मुंह लटक गया। ओके सर। समय अंदर बढ़ गया। तभी सामने से आ रहे शख्स से उसकी टक्कर हो गई। दोनों ही नीचे गिर पड़े। सामने वाले इंसान ने गुस्से में अपने कपड़े झाड़े। कौन है ये पागल इंसान? नीचे गिरने की वजह से समय की वॉच टूट गई थी। What the hell? दोनों ने गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखा तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। समय गुस्से में खड़ा हुआ। तुम! सामने वाले शख्स के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं आयुध जैन। आर्यन तो बस उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। आर्यन ने आयुध का बहुत नाम सुन रखा था और समय और आयुध की दुश्मनी के बारे में भी। वैसे दोनों एक ही एज के थे, दिखने में भी दोनों में से एक भी कम न था। नफरत भी दोनों एक दूसरे से शिद्दत वाली करते थे। आयुध और उसकी टीम भी इसी रिसोर्ट में ठहरी थी। ये बात समय और आयुध दोनों को ही नहीं मालूम थी। दो राइवल कंपनी और दोनों के बेस्ट डिटेक्टिव्स एक दूसरे के बेस्ट दुश्मन एक बार फिर से आमने सामने खड़े थे। समय ने कहा, इस बार मेरे रास्ते में आ गए, पर अगली बार कोशिश भी मत करना। समय अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा तो आयुध उसके आगे आ गया। आ गए तो समय और आयुध ने गुस्से में एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समय ने गुस्से में कहा। आर्यन बोला, सर रिसोर्ट को WWE की रिंग क्यों बना रहे हो? आर्यन ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की। आयुध की टीम शिवी, जैक और रॉबिन भी वहां पहुंच गए। शिवी ने आयुध को पीछे खींच लिया। आयुध, जब देखो तब समय से लड़ पड़ते हो। शिवी समय के सामने आई। समय, भुला दो अपनी दुश्मनी, लड़ने से कुछ नहीं होगा। समय ने अपनी वॉच की तरफ देखा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। समय शिवी और आयुध को घूरता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आर्यन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तुम्हें भी यही मिला था? आयुध ने आर्यन के चेहरे पर हाथ फेरा। बेचारा बच्चा, एक ही दिन में देखो कैसे मुरझा गया है। शिवी ने आयुध को पीछे खींचा। छोड़ दो उसे। आर्यन जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गया। रॉबिन बोला, Dude, let's go. We are too late. आयुध बोला, ओके। आयुध ने अपना सिर झटका और उनके साथ वहां से चला गया। समय ने रूम में आते ही सबसे पहले नई वॉच निकाली और अपनी पुरानी वॉच को फेंक नई वॉच पहन ली। समय जहां भी जाए उसके पास अच्छा खासा वॉचेस का कलेक्शन होता ही था। एक खराब हो जाए तो दूसरी वॉच तैयार ही रहती थी। समय का 1 मिनट भी लेट होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उसकी ये वॉचेस उसे लेट होने ही नहीं देती थी। समय ने अपनी वॉच में टाइम देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे। मेरे पास 1 घंटा है फ्रेश होने के लिए। समय ने वॉच वहीं निकाल बेड पर रख दी। बस यही एक टाइम होता था जब समय अपनी वॉच खुद से अलग करता था
नहीं तो इसके अलावा 24 घंटे वॉच उसकी कलाई पर ही रहती थी। समय फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आर्यन किसी काम से समय के कमरे में आया था। समय को कमरे में ना पाकर आर्यन ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। हाँ, कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। सच में सही कह रहे थे मेरे सीनियर्स। धरती पर यमराज के साथ नर्क का अनुभव करने जा रहा हूं मैं, आर्यन ने खुद से कहा। आर्यन ने गुस्से में बेड पर पड़ी समय की वॉच नीचे फेंक दी। वॉच के 2 टुकड़े हो गए थे। समय ने कुछ टूटने की आवाज सुनी। कौन है? कौन है बाहर? आर्यन ने बाथरूम की तरफ देखा। हाँ, मतलब सर नहीं गए? आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए स्माइल आ गई, पर दूसरे ही पल समय की टूटी हुई वॉच को देखा तो आर्यन ने डर के मारे दांतों तले उंगली दबा ली और फिर खुद ही अपना हाथ झटक दिया। सर यहाँ आए, उससे पहले भाग जाता हूँ मैं यहाँ से। अगर सर को पता चल गया कि उनकी वॉच मैंने तोड़ी है तो नौकरी तो जाएगी, पर यमराज मेरी जान भी साथ लेकर जाएंगे। आर्यन जल्दी से बाहर भाग गया। समय टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। इस समय वो काफी हैंडसम लग रहा था। समय की नजर अपनी टूटी हुई वॉच पर गई तो उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। समय ने अपना टॉवल फेंका और अपनी टूटी हुई वॉच को उठा लिया। मेरी वॉच किसने तोड़ी? समय गुस्से में इतना जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज सुन सारा स्टाफ अंदर आ गया। आर्यन तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। आर्यन अपने सीने पर हाथ रख रिसोर्ट के रिसेप्शन पर खड़ा था। उसे डर था कि कहीं समय को उसके बारे में पता न चल जाए। प्रभु जी आज बचा लो, लड्डू खिलाऊंगा आपको, आर्यन ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। स्टाफ अपना सिर झुकाए खड़ा था और उनके सामने समय अपनी टूटी हुई वॉच लेकर सबको घूर रहा था। कौन आया था? कौन आया था यहाँ? किसने तोड़ी मेरी वॉच? मुझे जवाब चाहिए, समय चिल्लाया। मैनेजर बोला, सर अभी सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेते हैं। ये सुन आर्यन ने चैन की सांस ली, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास तो समय के रूम में थे ही नहीं, क्योंकि समय नहीं चाहता था कि उसकी पर्सनल लाइफ कभी भी रिकॉर्ड हो, उसकी बातें, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक हो। इसीलिए उसने खुद ही सीसीटीवी कैमरे हटवा दिए थे। समय ये सुन चिल्लाया, रूम से कैमरा मैंने ही हटवाए थे। मैनेजर ने अपना सिर झुका लिया। सॉरी सर, मुझे याद नहीं रहा। समय रिसेप्शन के पास आया। तुम रिसेप्शन पर 24 घंटे बैठी रहती हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि कौन मेरे रूम की तरफ आया था। उस रिसेप्शनिस्ट की नजर समय से ज्यादा उसकी खुली शर्ट से झांकते एब्स पर थी। अचानक ही उसका हाथ समय की बॉडी की तरफ बढ़ गया। क्या है? समय चिल्लाया। रिसेप्शनिस्ट ने डर कर अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना सिर झुका लिया। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। समय बोला, ओह, ध्यान देती भी तो कैसे? ध्यान तो सारा आते जाते लड़कों पर होगा ना। समय ने सब की तरफ देखा। मुझे लेट नहीं हो रहा होता तो तुम सबको अच्छे से दिखाता। निकलो मेरे रूम से। सब अपनी जान छुड़ाकर भाग खड़े हुए। समय ने अपने कलेक्शंस में से फिर एक सुंदर सी वॉच निकाली, जो कि लगभग पहले वाली वॉच जैसी थी। असल में सब वॉच एक ही कंपनी की थी और एक जैसी ही थी, सिवाय इसके कि कुछ वॉचेस में आर्ट वर्क किया हुआ था तो कुछ सिंपल वॉचेस थी। समय ने टाइम देखा। ओह नो, ओनली 5 मिनट्स बचे हैं। मैं तो अभी अच्छे से तैयार भी नहीं हूँ। समय ने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन्स बंद किए और अपने जूते पहने। समय ने फिर से टाइम देखा। सिर्फ 5 सेकंड्स बची थी। बाल सेट करने का वक्त नहीं है समय, इतना कहे उसने अपना ब्लेजर निकाला और करेक्ट 1 बजे आर्यन के सामने रिसेप्शन पर खड़ा हो गया। आर्यन ने खुद को शांत किया। सर, आप बस लेट होते होते बच गए। आर्यन ने समय के बालों की तरफ देखा, जो काफी बिखरे हुए थे, पर समय पर बिखरे बाल सूट कर रहे थे। आर्यन बोला, आप बाल सेट करने रुक जाते तो आपको 1 मिनट और 1 सेकंड लेट हो सकता था। आपने अपना समय बचा लिया। बाहर से तो आर्यन समय की तारीफ कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे समय पर हंसी आ रही थी। समय बोला, हमें त्रिवेणी घाट पर जाना है। शायद हमें वहां से शिवानंद चैटर्जी की बेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। वैसे भी वहां बहुत लोग आते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। चलो।
समय बाहर की तरफ बढ़ गया। आर्यन भी समय के पीछे पीछे हो गया। शाम होने को आई थी। आरजे ऋषिकेश बस पहुंचने ही वाली थी। सिमी बहुत खुश थी और साथ में एक्साइटेड भी। सिमी ने अपनी माँ के दिए पराठे निकाले। मेरी मम्मी ने बनाया है। मेरी मम्मी पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं। मानसा, अर्घ और यूनी ने मुस्कुराते हुए पराठे ले लिए। सिमी बोली, मैं उन्हें देकर आती हूँ। इतना कह सिमी उस छोटे से दरवाजे को खोल आरजे के पास आ गई। आरजे, ये लो, बड़ा अच्छा है, मेरी मम्मी ने बनाया है। आरजे ने पराठों की तरफ देखा और एक पराठा रोल करके ले लिया। उर्वीन बोला, थैंक्स सिमी। इतना कह उसने एक साथ 2 पराठे ले लिए। आरजे बोली, सच में तुम्हारी मॉम काफी अच्छे पराठे बनाती है। बहुत वक्त बाद घर का खाना खाया है। सिमी ने टिफिन से आखिरी 2 पराठे खाते हुए कहा, तुम्हारा परिवार कहाँ है आरजे? आरजे बोली, यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। सिमी ने कहा, दूर? कितना दूर? उर्वीन बोला, इंग्लैंड। वही हमारा घर है, हमारा परिवार, हमारी कंपनी, सब कुछ है वहाँ। सिमी ने हैरानी से आरजे की तरफ देखा। तुम इंग्लैंड छोड़ यहाँ क्यों आई? वहाँ की लाइफ तो यहाँ की लाइफ से बहुत ज्यादा आरामदायक है। हर कोई इंडिया छोड़कर विदेश में जाकर बसने के सपने देखता है, और तुम विदेश छोड़ इंडिया क्यों आई? आरजे बोली, वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यहाँ की लाइफ काफी बोरिंग थी। कोई एडवेंचर ही नहीं था। सब कुछ इतना आसानी से मिल जाता है कि कुछ हासिल करने की इच्छा ही नहीं होती। जबकि इंडिया में कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही तो मजा है। मुझे आसान चीजें पसंद नहीं, इसलिए इंडिया आ गई, ताकि मेरी बोरिंग लाइफ में थोड़ा थ्रिल आए। इतना कहे उसने वैनिटी वैन की स्पीड बढ़ा ली। अब वैन पूरी हवा से बातें कर रही थी। सिमी ने बाहर की तरफ देखा। कितना सुंदर है ये सब। सिमी ने पहाड़ों और वहां से बहते झरने को देखकर कहा। वो सब ऋषिकेश तक पहुंच चुके थे। पहाड़ पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढके हुए, ऊपर से डूबता सूरज जो मन को एक अलग ही तरह का सुकून दे रहा था। ऊपर से पहाड़ों से बहते झरने और झरनों से पानी नीचे गिरने की आवाजें पूरे शरीर को शांत कर रही थी। यहाँ आरजे ने थोड़ी स्पीड कम कर ली, क्योंकि अब धीरे धीरे वो लोग अब पहाड़ी रास्ते पर आ रहे थे। उर्वेन ने जम्हाई ली। चलो, रात होने से पहले पहुंच गए, पर रुकने का कोई ठिकाना सोचा है? आरजे बोली, शाम के समय त्रिवेणी घाट पर आरती होती है। बहुत लोग उस आरती में शामिल होने आते हैं। अभी तो हम वहीं जा रहे हैं, बाकी का बाद में सोचते हैं। अर्घ, यूनी, मानसा भी अब आरजे के पास आ गई। ये अच्छा सोचा तुमने, मानसा ने खुश होते हुए कहा। आरजे मुस्कुरा दी। यूनी बोली, मैंने सुना है त्रिवेणी घाट पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है, और जो भी वहाँ डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अर्घ ने कहा, वैसे हमने बहुत पाप किए हैं, शायद यहाँ पाप धुल जाए। सब हंसने लगे। सिमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं, पर फिर भी सबका साथ देने के लिए वो भी हंसने लगी। आरजे ने वैनिटी वैन त्रिवेणी घाट के पास रोकी। वहाँ शाम की आरती शुरू हो गई थी। इस वजह से त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। वो सब वैनिटी वैन से नीचे उतर आए। पूरा घाट दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। कुछ लोग दीप जलाकर नदी में बहा रहे थे। अचानक तेज घंटियों की आवाज से पूरा त्रिवेणी घाट गूंज उठा। वहां सब एक साथ इकट्ठे हो गए। कुछ पुजारी हाथ में आरती की थाल लिए वहां इकट्ठा हो गए, तो कुछ तो हाथ में ही कपूर लेकर उसे जला आरती कर रहे थे। साथ ही कुछ मंत्र भी बोले जा रहे थे। सिमी ने कहा, कितना अच्छा है ना ये सब, चलो आरती में शामिल होते हैं। मानसा बोली, तुम्हारा मन है तो तुम जाओ। आरजे ने कहा, हम आरती खत्म होने के बाद जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी तब आएंगे। अर्घ ने कहा, वो क्या है ना, हमें पानी के साथ मस्ती करनी है, अभी करेंगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे। अर्घ ने हंसते हुए कहा। सिमी बोली, फिर मैं भी अकेली नहीं जाऊंगी। आरजे ने दूसरी तरफ देखा, जहां शिवजी की जटा से निकलती गंगा की एक विशाल काय प्रतिमा थी। आरजे के कदम अपने आप ही उस प्रतिमा की तरफ बढ़ गए। उसे उस तरफ जाते देख वो पांचों बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे हो गए।
समय और आर्यन को वो शिवानंद की बेटी कहीं नहीं मिली। अभी भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हर एक से पूछना बहुत मुश्किल हो रहा था। आर्यन थक कर शिवजी की मूर्ति के पीछे बैठ गया, जबकि समय अभी भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए था। सिर्फ 1 घंटा, फिर मुझे लौटना होगा। अगर वो ऋषिकेश में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस आरती में शामिल ना हो। डैड ने भी कहाँ भेज दिया मुझे, ना कोई क्लू है और ना ही कुछ और जिससे हम उस औरत तक पहुंच पाए। यहाँ सिर्फ मेरा टाइम ही बर्बाद हो रहा है। आरजे ने घुटनों के बल बैठ शिवजी की मूर्ति के सामने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अर्घ, यूनी, मानसा, उर्वेन और सिमी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। आरजे किसी और ही दुनिया में जा चुकी थी। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक तेज रोशनी इस वक्त उसके दिमाग पर कब्जा किए हुए थी। सिमी ने धीरे से अपनी एक आंख खोली। अब भी सब अपनी आंखें बंद किए घुटनों के बल बैठे थे। ये देख सिमी ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया। सर, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कुछ मिलेगा। समय ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। अभी भी वक्त है हमारे पास, थोड़ी देर और वेट करते हैं। आर्यन ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। तभी उसकी नजर मूर्ति की दूसरी तरफ घुटनों के बल बैठे आरजे और उसकी टीम पर गई। सच में कितनी श्रद्धा है ना भगवान के लिए इन लोगों के मन में। और एक ये रावण और यमराज का कॉम्बो कब से यहाँ है, पर एक बार भी भगवान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। ये बात समय ने सुन ली थी। कुछ कहा तुमने? आर्यन सकपका गया। नो सर, मैं तो बस इनके बारे में बात कर रहा था। देखो कितनी श्रद्धा है इनके मन में। समय ने आरजे और उसकी टीम की तरफ देखा और फिर अपनी घड़ी की तरफ। सिर्फ 30 मिनट और बचे हैं। इनसे ही शिवानंद के बारे में पूछता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। समय बोला। हेलो दोस्तों। समय की आवाज से सिमी, अर्घ, यूनी, मानसा और उर्वेन ने अपनी आंखें खोल ली, पर आरजे को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सिर्फ एक तेज रोशनी दिखाई दे रही थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उर्वेन खड़ा हुआ। हेलो, आप कौन? समय बोला। बस कुछ पूछना था। आई होप तुम सब मेरी हेल्प करोगे। सब मुस्कुरा दिए। मानसा बोली, हम इसी के लिए तो हैं। अर्घ ने कहा, हेल्प? बोलिए, क्या मदद करें आपकी? यूनी ने भी कहा, जल्दी बोलो, हेल्प करने के लिए खुजलियां हो रही हैं हाथ में। सिमी ने गहरी सांस ली। मेरी पहली हेल्प। समय और आर्यन को वो लोग काफी अजीब लग रहे थे। आर्यन और समय को उनकी कही एक भी बात समझ नहीं आई थी। समय बोला, काम की बात करते हैं। मुझे शिवानंद चैटर्जी के बारे में पूछना था। क्या आप में से कोई उनके बारे में जानता है? उर्वेन बोला, ये नाम मैंने तो पहली बार सुना है। मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं मालूम। अर्घ्य बोला, सुना तो मैंने भी पहली बार है। अगर तुम कहो तो हम ढूंढ सकते हैं। मानसी, यूनी और सिमी ने भी ना में सिर हिला दिया। समय बोला, सच में नहीं सुना। समय ने आरजे की तरफ देखा। हेलो, क्या आपने सुना है? आरजे की तरफ से समय को कोई जवाब नहीं मिला। उर्वेन ने कहा, डूड, ये आरजे है, सिर्फ उसी की सुनती है जिसकी सुनना चाहती है। वैसे भी हम सब यहाँ से नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता उसे कुछ पता होगा। समय ने घड़ी की तरफ देखा। सिर्फ 15 मिनट्स बचे थे। समय ने आरजे की तरफ देखा। वैसे भी अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कोई होप नहीं छोड़ना चाहता। हो सकता है इन्हें पता हो। समय आरजे की तरफ बढ़ गया तो सबके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। ये तो गया। अर्घ ने मुस्कुराते हुए कहा,